वरना तो एक ही सीट है। प्लीज पार्टी दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है संडे, नो वर्कआउट डे, आज है सिर्फ रिकवरी डे। तो अपना जो भी ड्रिंक मैंने सुबह पीना होता है वो लेकर ही मैं साथ में आ जाती हूँ अपने जिम में। थोड़ी देर वहाँ पे प्राणायाम किया, थोड़ी देर ध्यान किया, उसके बाद आराम से बैठकर अपना नींबू पानी या जो भी ड्रिंक मैं लेके आती हूँ वो बैठ के एंजॉय करूँगी स्टफ़ी के साथ। संडे मॉर्निंग हमेशा से रिलैक्सिंग होती है, जब बच्चे स्कूल जाते थे तब भी और अब भी। बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ से एक बात याद आई मुझे। उम्र के जिस दौर से अभी हम लोग निकल रहे हैं ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। मतलब बच्चे स्कूल में थे थोड़े टाइम पहले, अभी कॉलेज में, फिर उसके बाद जॉब पे। मतलब ऐसे लगता है कि वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत गया। अभी वो अपने सर्कल में, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होने लग गए हैं कि ऐसा लगता है कि पंछी घोंसले में तो हैं बट सुनाई नहीं देते। हम ग्रो करते हैं, बच्चे ग्रो करते हैं और यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वक्त बदलता है पर जाने क्यों हर बदला हुआ वक्त गवारा नहीं होता। हम दौड़ते हैं जिन पलों के पीछे, जाने क्यों बस वही पल हमारा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान की एक इकिगाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो उम्र के किसी भी दराज में चला जाए अकेला महसूस ना करे, उसके पास हो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए। मेरे पास स्टफ़ी है सुबह इसके साथ खेल लो, यहाँ पे बहुत खुश रहता है ये। फिर भी ये कम खेलता है, जोई तो बहुत खेलता है, हाफ जाता है वो बुरी तरह से, लेकिन फिर भी बॉल लाना बंद नहीं करता। मुझे ही खेलना बंद करना पड़ता है ताकि वो थोड़ा सा सांस ले ले। कुलदीप जी ने मुझे आंवला काट के दिए थे कि इसका जूस बना दे। तो बस ये जूस बना के मैं अपने नेक्स्ट काम पे लग जाऊंगी। आज संडे है, आप सबको पता है कि सिर्फ ब्रंच बनता है, ब्रेकफास्ट और लंच अलग से नहीं बनेगा। तो बस सुबह सुबह हर कोई अपने हिसाब से जो खाना होता है वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, जैसे दूध के साथ या चाय के साथ, और उसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूंगी क्योंकि मेरे पास एक सफिशिएंट टाइम होता है संडे को। लॉन्ड्री का एक लोड मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, दूसरा मेरा चल रहा है। तो एवरी डे का मेरा फिक्स होता है। क्लीनिंग की बात करूं तो उसका भी, कुकिंग की बात करूं तो उसका भी। रिसेंटली मैंने आपके साथ सैटरडे क्लीनिंग रूटीन अपनी शेयर की थी, तो आज संडे है। संडे को बस ये ड्रॉर मेरी नज़र में था। नज़र में होती हैं हमारे चीज़ें, लेकिन वही आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस दिन आप क्या करने वाले हो। तो आज इसको क्लीन करना था। ऐसे आप इसको वाइप वगैरह कर दो ना तो फिर भी उतना क्लीन नहीं हो पाता। सारा सामान निकालो ना अगर आप, तो वैसे भी आपको नज़र आ जाती हैं चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसमें रखने वाली हैं। कई बार हम फालतू चीज़ें ऐसे ही डालते रहते हैं कटलरी ड्रॉर में, तो वो भी निकल जाती हैं, उनको भी डिस्कार्ड किया जा सकता है जब आप ऐसे ही सब कुछ निकाल के क्लीनिंग कर लेते हो। तो इसको वॉश किया तो बिल्कुल क्लीन हो गया, वाइप किया और बस सारा सामान हम वापस से रख देंगे इसमें। पहले अपना खाना खाओ जल्दी। स्टफ़ी मुझसे ट्रीट मांग रहा है। वो कैबिनेट के सामने खड़ा होकर ना अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालेगा, कभी पैरों से उसको मारेगा कि मुझे ट्रीट दे दो। लेकिन वही मैं बोलती हूँ कि खाना खा लो पहले, फिर मिल जाएगी। तो लग जाता है कई बार खाने, और कई बार मूडी है, जितना मर्जी बोलो फिर खाएगा नहीं। लेकिन ये उसको भी पता है कि ट्रीट तो मुझे तभी मिलेगी जब मैं खाना अपना ख़त्म करूँगा। आजकल धूप बहुत मस्त निकल रही है, तो 2 लोड आप लगा लो, 3 लगा लो, सारे कपड़े सूख जाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि एंड ऑफ द जनवरी नहीं है, ये मार्च स्टार्ट हो गया है। और यही हाल रहा, मतलब ऐसे ही धूप निकलती रही ना तो बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी। एनीवेज, लॉन्ड्री का दूसरा लोड भी मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है और अभी बारी है बालकनी को क्लीन करने की। डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी मुझे इसकी।
इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डीप क्लीनिंग की। जब आप प्लांट्स लवर होते हो ना, तो आपको प्लांट्स को ही मेंटेन नहीं करना पड़ता, जहाँ पे अपने प्लांट्स रखे होते हैं ना उस एरिया को भी मेंटेन करना पड़ता है। और ये भारी भरकम काम होता है। पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं, वो उठाने पड़ते हैं। वो तो चलो साथ साथ हम करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से गमले बीच बीच में से चीज़ें उठा के पूरा वैक्यूम करना, मैट, उसको भी ज़रूरत होती है क्लीनिंग की, क्योंकि बहुत डस्ट आती है बाहर से। बालकनी ओपन है ये। रोज़ तो कहाँ ही हो पाता है कि आप हर चीज़ को उठा के वैक्यूम कर रहे हो, सारा सामान आप अच्छे से साफ़ कर रहे हो, वाइप कर रहे हो। लेकिन हाँ, मंथ में एक बार ये क्लीनिंग मुझे करनी पड़ती है। पहले पत्ते वत्ते सब हाथ से उठा लिए, अदरवाइज पाइप में फंस जाते हैं फिर वो, तो फिर वैक्यूम की क्लीनिंग पहले करनी पड़ती है, उसके बाद फिर बाकी का काम होता है। आप लोग मुझे अक्सर पूछते रहते हो ना कि मैं इस बालकनी की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, कारपेट कैसे क्लीन करती हूँ। तो कारपेट अदरवाइज तो मुश्किल है, वैक्यूम के साथ फिर ये होता है कि अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे तीली वाले झाड़ू के साथ भी आई थिंक क्लीन किया जा सकता है इसको। ऊपर से फिर आप मॉप के साथ क्लीन कर लो तो भी वो काफ़ी क्लीन दिखता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर के साथ ऑब्वियसली काम ज़्यादा इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। लेकिन डीप क्लीनिंग में भी आप सारी चीज़ें तो नहीं उठा पाते हैं। हाँ, गमले आप थोड़े बहुत इधर उधर करके सफाई कर सकते हो, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि बेल ऐसी होती है जो चिपक जाती है दूसरे पौधों के साथ, रैक्स वगैरह के साथ, तो उनको हटाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर लगता है कि कहीं बेल टूट ना जाए, कोई पौधा खराब ना हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत कम एरिया है बालकनी में जो अच्छे से क्लीन ना हो पाए, बाकी सारा एरिया जो है वो क्लीन हो जाता है। ये हरियाली ना देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और ऑब्वियसली खूबसूरत भी होती है, लेकिन इसकी केयर भी बहुत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, जो चीज़ आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, बस समझ लो कि उसकी खूब देखभाल हो रही है। पौधे ग्रीन दिखें, इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। उनका पोषण पूरा रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनकी धुलाई टाइम पे होती रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो कारपेट बिछा है उसको वैक्यूम कर लेती हूँ, बाकी डस्टिंग कर लेती हूँ। जितने भी पौधे हैं उन सबको नहला देती हूँ अच्छे से। नहलाना तो खैर बीच बीच में वैसे भी होता रहता है, क्योंकि बहुत डस्ट आती है ना, फिर पत्ते जो है गंदे दिखते हैं। बस ये कारपेट क्लीन करने वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा डिले हो जाता है। तो चलिए मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सीधी मिलती हूँ आपको किचन में, क्योंकि पेट पूजा का इंतज़ाम भी करना है। इतना काम करने के बाद भूख भी खूब लगती है। ब्रंच बनाएंगे बढ़िया वाला। मुझे सच में बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि काम खत्म करने के बाद मैंने शार लिया, उसके बाद मैं गई किचन में। लेकिन फिर सोचा कि चलो पहले एक ऑरेंज खा लेते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। मम्मा चले गए हैं सत्संग में। एवरी संडे वो सत्संग सुनने के लिए जाते हैं और फिर अपना लंगर भी वहीं पे खा के आते हैं। ब्रंच बनेगा 4 लोगों के लिए। जैस्मिन तो जब उठेगी तो खाएगी,
बाकी हम 3 अभी खाएंगे। और ब्रंच में आज मैं बना रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, लेकिन बिल्कुल हेल्दी व्हाइट सॉस हम बनाएंगे। और साथ ही बना रही हूँ पालक पनीर पराठा, और पराठा हम खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट रायता के साथ। व्हाइट सॉस के लिए मैंने गोभी और काजू को बॉईल करने के लिए रखा, अलग से दूसरी तरफ मैंने पास्ता को बॉईल करने के लिए रख दिया। साथ ही कुछ वेजिटेबल्स जो हमने ऐड करनी है पास्ता में, उनको मैं स्टीम करके डालूंगी, तो स्टीमर में मैंने उनको अलग से डाल दिया, जिसमें मैंने गाजर, मटर और शिमला मिर्च डाली थी। पराठे का नाम है पालक पनीर का लच्छे वाला पराठा। तो पालक प्योरे को तो हम आटे में गूंद लेंगे, उसका डो रेडी कर लेंगे। और डो रेडी करते वक्त मैंने उसमें थोड़ी सी अजवाइन और साथ में नमक भी डाला था। पनीर को हमने ग्रेट कर लेना है और साथ ही उसमें चॉप करके जो भी चीज़ें डालनी है, जैसे अदरक है, प्याज है, वो हम उसमें डाल देंगे। हरी मिर्च काट के डाल देंगे। सीजनिंग डालेंगे उसमें, जैसे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर। साथ में मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग इसमें डाली है। इसमें आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, हरा धनिया काट के डाल दीजिए। एक अच्छी सी फिलिंग रेडी कर दो ताकि टेस्ट बढ़िया आए। फिलिंग बिल्कुल रेडी है। डो को मैंने रेस्ट दिया था 10 मिनट के लिए। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा गूंद लेते हैं, उसके बाद इसको साइड रख देंगे। तो सब्जियां भी मेरी बढ़िया सी स्टीम हो गई हैं, स्टीमर बंद कर देंगे। और जीरा भून रही हूं अब मैं रायता बनाने के लिए। अच्छा, भुने हुए जीरे का रायते में जीरा तो ऑलमोस्ट हम सभी रायते में डालते ही हैं क्योंकि बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन लहसुन जो है, गार्लिक हम बहुत कम रायता में डालते हैं। लेकिन ये जो रायता बनता है ना, खीरा डाल के और साथ में इसमें लहसुन ज़रूर जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत मज़ेदार होता है। बड़ा स्पाइसी सा, तीखा सा टेस्ट आता है। खैर मिर्ची तो हम डालते हैं, लेकिन लहसुन का जो टेस्ट आता है ना, बड़ा तीखा सा, वो बहुत मज़ेदार होता है। तो गरम गरम जीरा को पहले मैंने कूट लिया, वो डाल दिया दही में। उसके बाद फिर हम कूट लेंगे थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, साथ में थोड़ा सा पुदीना डाला मैंने, हरा धनिया डाला मैंने, नमक डाल के उसको अच्छे से कूट लीजिए। इन सब चीज़ों को ना ग्राइंडर जार में पेस्ट बना के डालो तो अलग तरह का टेस्ट आता है। जब कूट के डालते हैं ना, अलग तरह की एक फ्रेग्रेंस और अलग तरह का टेस्ट आता है। दही को मैंने विस्क कर लिया था, बस खीरे को ग्रेट करके वो डाल दिया। बाकी जो मसाला कूट के रखा है वो डाल दिया। तो चलो, डो भी रेडी है, फिलिंग भी रेडी है, रायता भी रेडी है। अब पहले पास्ता रेडी कर लेते हैं, उसके बाद पराठे बनाना शुरू करेंगे। काजू और गोभी को हमने बॉईल किया था, तो बस इसके साथ ही हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। कुछ भी दूध वगैरह, मैदा वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है। तो गोभी और काजू को मैंने ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। ये हमारी व्हाइट सॉस तैयार है। मक्खन या देसी घी में छौंक दिया लहसुन का, साथ ही ये व्हाइट सॉस डाल दी। देखो, सब्जियां हमारी पहले से हमने स्टीम करके रखी हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। बाद में जब हम बनाते हैं तो मिनटों में बन जाता है। स्पाइसी खाना है इसको, तो इसमें काली मिर्च जरूर डालो। तो नमक और काली मिर्च मैंने दोनों डाल दिए। ग्रीन चिली वगैरह मैंने इसमें नहीं डाली है, लेकिन हाँ, चिली फ्लेक्स आप बाद में जरूर डाल लीजिएगा। तो सब्जियां जो मैंने स्टीम करके रखी थी वो डाल दी, पास्ता डाल दिया। कुक होने देते हैं इसको कम से कम भी 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद पिज्जा सीजनिंग, चिली फ्लेक्स एंड दैट्स ऑल। मम्मा सत्संग सुनने गए हैं, तो किचन में तो क्या, मेरे वैसे भी आसपास कोई नहीं है आज। उदय ने अपना हेयर कट करवाया, अब वो शार लेने गया है। कुलदीप जी किसी काम से गए थे, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैस्मिन अपना एज यूजुअल सो रही है आराम से। तो गर्मा गर्म तवे से उतरता हुआ पराठा खाने के लिए यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं भी क्या करूँगी कि 3-4 पराठे बनने हैं, बना के मैं रख देती हूँ। आवाज़ मैंने लगा दी है उदय को, जस्ट वो आता होगा, बस फिर साथ ही बैठकर मैं भी उनके खा लूँगी। तो पालक के डो को पूरा बेल लेना है। एक अच्छी रोटी, बड़ी रोटी बना लेनी है। उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने। उसके बाद उस पर फिलिंग हम रख देंगे और फिलिंग को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर हम इसको रोल करेंगे, प्रॉपर इसको रोल करके बंद कर लेना है। फिर बीच में से हम नाइफ के साथ काटेंगे और फिर से एक बार इसको रोल करके फिर से एक बार इसकी रोटी बेल लेंगे। तवे पे डाल के बस सेक लेना है, हल्का हल्का घी लगा के। वीडियो की स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा ना कि वक्त बदलता है,
मतलब वक्त बदलता जा रहा है। जैस्मिन अपनी जॉब में बिजी है, उदय भी अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गया है। एक्चुअली वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, एक्सपोजर लेने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसे ग्रैब कर लो, क्योंकि हर चीज़ में आपको लर्निंग मिलती है। फिर जो काम हाथ में लेता है उसका प्रेशर भी बहुत लेता है पढ़ाई के साथ साथ। अभी उसका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है और काफ़ी चीज़ें उसने अचीव कर ली हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसे नॉमिनी चुना गया है। मंडे को उसका इंटरव्यू है, लेकिन कह रहा था कि मैं तो जस्ट एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहा हूँ। और कॉलेज का रूल तो ये कहता है कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में से ही सिलेक्शन होगी वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए। लेकिन उसे बस यही था कि इंटरव्यू तो मुझे देना है, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा, और कुछ ना होगा तजुर्बा तो होगा। तो भी डाइनिंग टेबल पे भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे। तो संडे को हमारी डिस्कशन चल रही थी और मंडे को उसका इंटरव्यू था। तो मंडे का क्लिप भी आप देख के जाइएगा। बहुत है। मेरी क्लास से 20 बच्चों ने अप्लाई किया था। क्लास से भी होंगे, फोर्थ सेमेस्टर वाले भी होंगे। तो बहुत बच्चे हैं फिर तो। बहुत बच्चे हैं, बट शॉर्ट लिस्ट कर दिया होगा ना प्रोफेसर्स ने। शॉर्ट लिस्ट प्रोफेसर्स अपने आप करेंगे, फिर गिनो चुने बच्चे जाएंगे एचओडी के पास। थिंक 10 या 15 20 तो फिर भी इंटरव्यूज होंगे, आई डोंट नो। अप्रोक्सीमेटली लगा लो 100 बच्चों ने अप्लाई किया होगा वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बनना तो एक ही सीट है, प्रेसिडेंट भी एक ही बनेगा। उसके बाद सेक्टर्स है नीचे, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, उसका एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। जब थोड़े इवेंट्स करने होते हैं ना तब थोड़ा बिजी हो जाते हो, बाकी टाइम तो कहते टाइम रहता है, ऐसी बात नहीं। तो मंडे को जब वो वापस आया कॉलेज से तो खुशखबरी के साथ आया कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट खुद तो उसने फ़ोन भी नहीं किया था। 2 बजे दोपहर को मैंने उसके कॉल करके जस्ट पूछा कि हाँ क्या हुआ, तब उसने बताया था। फिर पापा को भी उसने कॉल किया और हम सब वाकई बहुत खुश थे। जैस्मिन पार्टी मांगने के लिए फटाफट से नीचे आ गई अपना बिस्तर छोड़ के ही। और बस उसकी इस अचीवमेंट के साथ ही इस व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। किसी दोस्त ने पार्टी नहीं मांगी तो पर मैं तो नहीं कर सकती। अब आप हमारे सर पे भी हाथ रखिएगा। क्या? हाँ, पार्टी दे उसको। चल प्लीज पार्टी दो, प्लीज पार्टी। भीख मांग रही है वो पार्टी के लिए। कौन एंट्री देता है इन लोगों को घर के अंदर? सिक्योरिटी किधर है मेरी? वाइस प्रेसिडेंट तो मैं कॉलेज में कुटाई ऐसी करूंगी ना यहाँ पे, अभी कंबल कुटाई। तेरे को वो एक ही मारेगा और तू नीचे गिरेगी तो मिलेगी भी नहीं। ये मम्मा आपका वहम है। वहम नहीं है मेरा। वहम भूल जाते हो आप कि मैंने ताइक्वांडो किया है कितने साल। आपको बात तो डाइट पे है तो मीठा बंद किया है कंप्लीटली, मीठा नहीं खाऊंगी।